बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई तरह के लॉजिक भी हैं, कई तरह के तर्क भी हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए जा रहे हैं और तमाम सबूत भी दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि जो पूरा काम करने का रवैया है सरकार का और सरकार के मातहत आने वाले प्रशासन का, वो सिर्फ और सिर्फ एक सोच, एक विचारधारा और एक व्यक्ति की बात को आगे बढ़ाने वाला है। लिहाजा यह आम जन की सुनवाई नहीं है, इसलिए ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। वहीं इसके उलट बीजेपी का कहना है कि हम चुनाव करा रहे हैं, चुनाव हो रहा है इस देश में, तो ये मानिए कि आप लोकतंत्र में हैं। तो क्या ये सही में चुनाव एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर इस बात का सबूत है कि चुनाव हो रहे हैं इसलिए लोकतंत्र मान लिया जाए? हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी जी हैं। शबनम मैम, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पे। शुक्रिया मैम, इस लॉजिक को कितना आप सही समझती हैं कि चुनाव हो रहा है, चुनाव हम करा रहे हैं इसलिए देश में लोकतंत्र है, इसे मानिए? क्या माना जा सकता है कि लोकतंत्र में चुनाव है इसलिए लोकतंत्र है? क्या चुनाव गारंटी है लोकतंत्र के होने की, या चुनाव को भी अपनी तरह से इस्तेमाल करके उसको एक लिफाफे की तरह पेश किया जा रहा है लोकतंत्र के? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का एक बहुत अहम रोल होता है, चुनाव होने का। तो इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि चुनाव अभी तक हो रहे हैं, क्योंकि अंदेशा ये है कि अगर ये दोबारा आएंगे तो शायद चुनाव भी नहीं होंगे, वो भी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव होना जो है अपने आप में ये नहीं दर्शाता कि लोकतंत्र है, क्योंकि खास तौर से पिछले 10 साल से जो हम देख रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसा देश जो कि एक बहुत ही डाइवर्स मुल्क है, जहाँ पे 4,500 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे जब बोलने के अधिकार पे हमला हो जाए, पिछले 10 साल में कितने लोगों को देशद्रोही बता के जेलों में डाल दिया गया। जो भी प्रश्न उठाता है उसके ऊपर हमला होता है, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, आरटीआई एक्टिविस्ट हो, राइटर हो, पोएट हो, ऐसे और या ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी। तो बोलने के अधिकार पे एक बहुत बड़ा हमला है। ऑपोजिशन के लीडर्स को जिस तरह से लोकतंत्र में आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल देते। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल आज जेल के अंदर हैं। मीडिया पूरा कंट्रोल्ड है, जो जिसको आप नेशनल मीडिया कहते हैं या बड़ा मीडिया कहते हैं, टेलीविजन हो या अखबार हो बड़े, वो सारे के सारे सिर्फ एक ही बोली बोलते हैं। वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है किसी दूसरे नरेटिव की, आम इंसान की या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की। जुडिशरी के ऊपर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है, क्योंकि वो हम बार बार देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट्स आते हैं। पहले लोअर कोर्ट्स में होता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक भी ऐसे हालात पहुंच गए कि एक ही जज को सारे बेल के मैटर्स दिए जाते हैं जिसमें कभी बेल नहीं होती। तो सारे के सारे इंडिकेशंस मौजूद हैं इस देश में जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचा है। और ये बहुत इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी, जो लगातार हिंदुस्तान पे नजर रखे हुए हैं, वो भी लगातार ये कह रही हैं बात कि देश में जो है लोकतंत्र के ऊपर बड़ा हमला है। तो सिर्फ चुनाव का होना जो है वो कोई गारंटी नहीं है, एक अहम चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां चुनाव होने भी बंद हो गए हैं। और जैसा मैं तो खैर बहुत पहले से कह रही हूँ, लेकिन इस बार और बहुत लोगों ने कहा है कि अगर ये इस बार लौट के आएंगे तो उसके बाद शायद चुनाव भी होना मुश्किल है, जो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं दिखावा बचा है। और दूसरा सवाल आपने ये किया कि क्या चुनावों को भी इस तरह से किया जाता है कि वो भी इनके ही फेवर में जाए, तो उसका भी मतलब 10 साल से तो हम ही शोर मचा रहे हैं। 2012 से हमने ईवीएम के मुद्दे को उठाना शुरू किया था, क्योंकि बहुत करीब से देखा था गुजरात के 2012 के इलेक्शन में किस तरह ईवीएम के साथ घोटाले हुए थे। तो चुनाव भी फ्री और फेयर तो अब नहीं है। एक तरफ ईवीएम में जो कुछ होता है वो तो प्रोग्रामिंग के लेवल पे होता है, वो शुरू में दिखाई देता था, अब तो वो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन उसके अलावा पूरे प्रशासन को इस्तेमाल करके, डरा के, ऐसा माहौल बना के जहाँ पे लोग घरों से ना निकले, दंगे करवा के, वायलेंस करवा के, तो वो जो चुनाव दिखाने को कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको आप कह सकते हैं कि चुनाव भी फ्री और फेयर नहीं हो रहा इस देश में। मैम, क्या इस देश के भीतर हम अगर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की जमीन को देखें, आप गुजरात भी गई हैं, वहां के भी चुनावी हालात और प्रशासनिक अमला जिस तरह से काम कर रहा है,
उसको भी आपने देखा। रामपुर के जब उपचुनाव हुए थे, रामपुर की सीट पर जब चुनाव हुआ था, तब हमने देखा था और इस तरह के इल्जाम लगे थे, उसके वीडियो सबूत भी सामने आए थे कि प्रशासन ने जो रवैया अपनाया उसमें मुस्लिम जो पॉपुलेशन वाले इलाके थे वहां पर लोगों को निकलने ही नहीं दिया गया। जो लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे उनमें से आधे लोगों को भगा दिया गया, कुछ लोगों की आईडी कार्ड को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया कि बाकी लोग पहुंचे ही नहीं। पोलिंग को कम करवा दिया गया। पोलिंग को कम करवाने का नतीजा ये हुआ कि जिस सीट पर कहीं से भी बीजेपी के जीतने की कोई इंडिकेशन नहीं थे, वहां बीजेपी जीत गई। उसके बाद आज जब चुनाव हो रहा है तो कैराना से भी समाजवादी पार्टी ने इसी तरह का इल्जाम लगाया कि कैराना में जो पोलिंग परसेंटेज है उसको गिराया जा रहा है, लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, और जो पहुंच गए हैं उनको वोट देने से पहले ही वहां उतना डरा दिया जा रहा है प्रशासनिक अमले के जरिए कि लोग बिना वोट दिए वापस आ रहे हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे उत्तर प्रदेश से, एक पहला और एक आज के चुनाव का। गुजरात आप होके आई, क्या सही में ऐसे हालात हैं कि प्रशासन जहां चाहे पोलिंग बढ़ा दे और जहां चाहे कम करवा दे, ऐसा मुमकिन हो पा रहा है क्या? जी, बिल्कुल मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि 2 जगह तो आपने ही बता दिया। देखिए, प्रशासन जी। को इम्पार्शियल होना चाहिए, जिसका काम ये है कि वो एंश्योर करे कि फ्री पोलिंग हो, एक डर का माहौल ना हो, लोग आराम से जाके वोट कर सकें। वो जब पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए और उन्हीं का वो एक ऐसा लगे कि वो कैंपेन का हिस्सा बन जाए। अभी आपने गुजरात की बात की, एक वहाँ पे पुलिस स्टेशन है घाटलोडिया का, उसके ऊपर बाकायदा अमित शाह का पोस्टर पुलिस स्टेशन के अंदर लगा हुआ है, उनका इलेक्शन पोस्टर, पूरा बड़ा बैनर लगा रखा है। कल किसी ने ट्वीट किया, मैंने ट्विटर पे देखा था। तो पूरी तरह से प्रशासन जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है, और एक तरफ जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटी जहां वोट करने जा रही है, उन्हें ऐसा एक तो डायरेक्टली डरा धमका के या गुंडों का इस्तेमाल भी करता है प्रशासन, और उनके जरिए ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है, एक डर का माहौल, जिससे लोग घरों से ना निकले। यहाँ तक भी होता है कि जो लोकल कन्वेंस है, चाहे रिक्शा है या ऑटो वाले हैं, उनको भी धमका के एरियाज से भगा दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो, खासतौर से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं दोपहर में निकलेंगी, ये बाकी महिलाएं भी जो घरेलू महिलाएं हैं वो दोपहर के बाद ही घर का काम करके निकलती है। उस वक्त एक बेसिक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, 1-2 किलोमीटर दूर अगर जाना है तो वो भी इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ना हो। तो ये हम जगह जगह देख रहे हैं, खासतौर से ऐसी जगहों पे जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं। जहाँ ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहां तो ऑपोजिशन जो है वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनके हाथ में होता है। तो इस तरह का वो बिल्कुल जो पार्शियलिटी बीजेपी के राज्यों में दिख रही है वो दूसरी जगह पे नहीं हो पाती। लेकिन वहां भी कहीं कहीं जहाँ पे इनका वर्चस्व है या गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं, वहां ये कर लेते हैं। गुजरात की जहाँ आपने बात की उसमें तो खैर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। मैं अभी कल ही लौटी हूँ वहां से, और मेरे पास कई लोगों के फोन आए थे, इसीलिए मैं गई थी, वरना मेरा गुजरात अभी जाने का कोई प्लान नहीं था। तो वहां तो गांधीनगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से अमित शाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां तो पूरा का पूरा बाकायदा पूरी प्लानिंग करके, और ना सिर्फ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, सारी ही कम्युनिटीज को, दलित कम्युनिटी को, पिछड़े वर्गों को, आदिवासी को, मालधारी वहाँ कम्युनिटी है, इवन पाटीदारों को, उन सबको अलग अलग धमकाया जा रहा है। और कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाल रहे हैं, कम्युनिटी लीडर्स पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, आप निष्क्रिय हो जाइए, बिल्कुल आप निष्क्रिय हो जाइए, घर बैठ जाइए आप। किसी को ये भी कहा गया कि अगर बैठो तुम्हें क्या करना है, घर बैठ के मुर्गा मच्छी खाओ, नहीं है तो हम भिजवा देंगे। मतलब इस तरह की चीजें। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा पुलिस वाला कह रहा है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें पीआई, जैसे हमारे एसएचओ होता है, वहां पीआई होता है एक पुलिस स्टेशन का, पीआई, एसीपी, और यहाँ तक के आईजी रेंज तक ने भी डायरेक्टली लोगों को बुलाया है और उनसे ये कहा है कि यहाँ से आपकी तो उम्मीदवार जीतेंगी नहीं, तो आप क्यों फालतू में पंगा ले रहे हैं, आप घर बैठिए, कोई कैंपेन मत कीजिए। ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जो कम्युनिटी में लोग, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो आगेवान कहलाते हैं, जिनका कुछ वहां पे कई हजार, 2000, 5000 की फॉलोइंग है, उनको कहा जा रहा है और जबरदस्ती भरवाया जा रहा है कि तुम इस पार्टी से भरो, तुम इंडिपेंडेंट खड़े हो, ताकि इंडिपेंडेंटली उन्होंने, अगर आपने 5-7 खड़े कर दिए तो हर आदमी 1000, 2000, 5000 वोट काटेगा।
तो डायरेक्टली ये कहा गया है, डायरेक्टली वहां पे आईजी रेंज ने कहा है कि अमित शाह का ये सपना है कि पूरे देश में वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते, मार्जिन सबसे ज्यादा हो, और बड़े लीडर हैं तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी अस्मिता का सवाल है, तो इसमें आप मदद कीजिए कि वो सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत के जा सके, डायरेक्टली प्रशासन कह रहा है। मैम ऐसे में चुनाव आयोग को आप किस नजरिए से देखेंगे कि अभी हमने कुछ दिन पहले तेलंगाना से जो तस्वीरें आई, वहां के बीजेपी के जो एक नेता हैं टी राजा, उन्होंने खुलेआम ये कहा कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या तो हमने ले लिया और बाकी 4000 मस्जिदों पर अभी हमारा निशाना है और काशी बाकी है। और वहां जो असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो बाकायदा एक सिंबॉलिक तरीके से धनुष से तीर चलाती हैं और सामने मस्जिद होती है और उस पर वो हंसती हैं। और इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक दोनों ही नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके उलट अगर कोई जरा सा भी बयान दे दे, बिना नाम लिए भी नाम बयान दे दे, तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और गुजरात का जिक्र आप बता रही हैं किस तरह से काम कर रहा है, और आचार संहिता लगने के बाद ये तमाम अमला तो चुनाव आयोग के दायरे में आ जाता है। बावजूद इसके अगर उस लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो चुनाव की निष्पक्षता तो एक बार फिर सवालों के घेरे में, लाख चाहे चुनाव आयुक्त आके दावा कर लें कि हम सबसे फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सबको। देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग ही अपने आप अब निष्पक्ष रहा नहीं, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था चुनाव आयोग के को चुनने का, उसमें चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उसमें पहले ये जरूरी होता था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये नया कानून ले आए, उनमें से चीफ जस्टिस को इन्होंने बाहर करके और अपना ही एक कैबिनेट मंत्री उसमें रख दिया। तो जब 2 लोग आपके ही हैं, चुनाव आयोग में कौन बैठेगा? तो पहले तो आपने उस पूरी जो एक प्रोसेस थी, जो एक जिसे कहते हैं कि एक इम्पार्शियल प्रोसेस थी, उसको ही आपने पार्शियल कर दिया। चुनाव आयोग अगर आपके ही दबाव में काम करेगा तो जाहिर है कि बीजेपी के खिलाफ तो क्या एक्शन लेगा और क्या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता है। जैसा आपने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, पूरे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जहां से अमित शाह लड़ रहे हैं, हर दूसरी तीसरी होर्डिंग जो है उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मंदिर 500 साल में पहली बार मंदिर, राम मंदिर, और उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर के नाम पे या किसी भी धर्म के नाम पे वोट मांगना जो है वो अलाउड नहीं। वो मैंने कल ट्वीट किया, उसके हजारों व्यूज हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को टैग्ड है, और उसके अलावा मेरे अलावा कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन में इस बात को लेके कंप्लेंट दायर किया है। आज तक पता नहीं उसका कुछ एक्शन हुआ या नहीं, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया। आज मैंने सुबह बड़ा एक पूरा कंप्लेन लेटर, जो कुछ मैं गुजरात में देख के आई हूँ, जिसमें से कुछ चीजें मैंने आपको बताई, वो मैंने भेजा है। उसका भी अभी तक मतलब ईमेल पे भेजा है, तो ईमेल पे कम से कम एक उसका कोई वो तो आना चाहिए ना जवाब, कि आपने ईमेल किया है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो वो अभी तक कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा वो मुझे मालूम नहीं। और मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो कंप्लेंट भेज रहे हैं। जिस तरह से आप ये बता रही हैं कि गुजरात में राम मंदिर को लेकर जो पोस्टर्स हैं, और खुलेआम बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इस तरह के पोस्टर्स पोस्ट किए गए हैं, और जबकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयुक्त की थी, उन्होंने कहा था कि किसी धर्म, जाति, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे थे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या ये सभी को ऑफर करेगा फिर क्या चुनाव आयोग कि सभी लोग धर्म के नाम पर वोट मांगिए? एक तरफ चुनाव आयुक्त अगर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी शिद्दत के साथ शेर व शायरी करके ये कहते हैं कि भाई किसी धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, बावजूद इसके अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में धर्म के नाम पर पोस्टर होल्डिंग लगते हैं और कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता। मेरठ में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, वो भगवान राम की तस्वीर अपनी गाड़ी के आगे लगाकर रोड शो करते हैं, कोई नोटिस नहीं जाता है। अभी पहला फेस है और इस पहले फेस में इतनी शिद्दत के साथ धर्म का इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव आयोग खामोश है, तो क्या ये शिद्दत जो धर्म के नाम के इस्तेमाल को लेकर है, क्या ये एक बौखलाहट है? क्या ये एक डर भी है कि ये ही एक आखिरी तीर है, इसी के जरिए हमें वोट मिलेगा, वरना स्थिति जमीन पर खराब है? क्या ये एक डर भी है बीजेपी के भीतर का?
देखिए, बीजेपी की तो राजनीति में इसके अलावा कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। उससे पहले भी जब 2004 से पहले बीजेपी थी, तब वाजपेयी जी थे, तब भी यही कि सब कुछ होता था। उस वक़्त पूरा बाबरी मस्जिद का पीक के ऊपर था। तो कोई ऐसा तो उनके पास कुछ ब्लूप्रिंट है नहीं कि किस तरह इस देश के लोगों को को रोज़गार मिलेगी, नौजवानों को किस तरह महिलाओं के लिए आगे कुछ रास्ते बनाए जाएँगे कि वो आगे बढ़ सकें, या उनकी सिक्योरिटी के लिए एंश्योर किया जाएगा कि वो सेफ रहें। जिस तरह से पिछले 10 साल में महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए हैं, वायलेंस बढ़ा है, इनके पास किसी किस्म का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है इस मुल्क को आगे ले जाने का, या एक ऐसा समाज बनाने का जहां बराबरी हो, जहां इज्जत हो। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही है, इसलिए वही वो लगातार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें कि निष्पक्ष होगा, लेकिन निष्पक्ष तो हो नहीं रहा है। हर जगह पे जैसे आपने खुद ही तेलंगाना का मुझे अभी उदाहरण दिया, और भी जगहों पे ये हो रहा है, कई जगह से लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो उस तरह से निष्पक्ष तरीके से जिस तरह इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि पैरों तले जमीन खिसक रही है, और बहुत तेजी से खिसक रही है। फाइनली जाके ज्यादातर लोगों की ये समझ में आ रहा है कि उनको कितना बेवकूफ बनाया गया धर्म के नाम पे पिछले 10 साल में। एक सेक्शन तो है जो भक्त है और भक्त रहेगा, उनके तो दिमाग ऐसे बंद कर दिए गए हैं कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन बाकी एक बड़ा सेक्शन है जिसकी ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है वो गलत हुआ है, और इनको ये लग रहा है कि हम किसी तरह दोबारा से पोलराइज करके, अभी मैं देख रही थी कहीं के बीजेपी के एक जो एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन एमपी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी गाड़ी या उनके घर में से बॉम्ब मिले हैं। तो वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज तो आरएसएस की बहुत पुरानी है। नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट के बाद 2006 में जो फैक्ट फाइंडिंग हुई थी, उसमें ये सामने आ गया था कि वहां आरएसएस प्रचारक का घर था, उसके अंदर बम बन रहे थे, वो गलती से विस्फोट हो गया। तो 2 बजरंग दल के लड़के जो थे, उसमें हेमंत करकरे ने भी बहुत रिसर्च की थी, उनको तो इसीलिए शायद रास्ते से हटा दिया गया। तो ये सारा का सारा ये कुछ भी हथकंडा अपना सकते हैं, चाहे पुलवामा जैसा कुछ हो, या बॉम्ब कहीं और पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दें, या फिर ये कि मंदिर और मस्जिद और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके। क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी और मोदी अमित शाह ये जानते हैं कि अगर इस बार हार गए तो दोबारा इनको खड़ा होना जो है वो आसान नहीं हो। जितना इन्होंने कब्जा कर लिया है सारे इंस्टीट्यूशंस पे, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, सारी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर्स बिठाए हैं, तो ये जितना करीब आ गए हिंदू राष्ट्र बनाने के, दोबारा फिर इनको शायद 100 साल मौका ना मिले, इसलिए वो सारे हथकंडे अपनाएंगे। जरूरी ये है कि जनता की ये बात समझ में आए कि इस वक्त हमें कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि ये पार्टी आएगी तो क्या करेगी। वो दूसरी पार्टी में भी 10 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, 10 इश्यूज हो सकते हैं, हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबसे ठीक। अहम चीज ये है कि इस वक्त हमको संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और उसे बहाल करना है। उन्होंने तो लंगड़ा लूड़ा कर ही दिया, उसको बहाल करना है लोकतंत्र को। उसके लिए जनता को निकलना पड़ेगा। ये इलेक्शन हमें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी वर्सेस सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, आम नागरिक और बीजेपी के बीच में ये इलेक्शन है। अगर कोई पार्टी जमीन पे काम नहीं भी कर रही तो उसको नजरअंदाज कीजिए, आप निकलिए और वोट दीजिए। मैम, जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में बयान आए, हमने देखा ज्योति मृदा राजस्थान से थी, उसके अलावा अनंत हेगड़े कर्नाटक से, लल्लू सिंह उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता, और फिर मेरठ से अरुण गोविल, सबके बयान ये थे कि हमें बहुमत इसलिए दे दीजिए, 400 पार इसलिए दे दीजिए कि संविधान बदलना है, जी, संविधान बचाना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या ये जमीन पर लोगों के समझ में आ रहा है? क्या आम जो वोटर है उस तक ये बात पहुंच पाई है कि देखिए कि संविधान अगर खतरे में है तो नुकसान क्या है और इसे बचाने के लिए वोट करना है? क्या ये माइंडसेट अब तैयार हो पाया है? क्या इस तरह से लोग अब सोच पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि एक सेक्शन तो है बड़ा जो सोच पा रहा है। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि 100% सबकी समझ में आ गया। वो 20-25% जो इनकी भक्ति करते हैं उनकी तो जाहिर है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उन पे समय बर्बाद करने का फिलहाल कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनके अलावा भी एक बड़ा सेक्शन है।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासतौर से मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दलितों की समझ में आ रहा है, मुस्लिम्स की समझ में आ रहा है, क्रिश्चियंस की समझ में आ रहा है, जो हाशिए पे लोग हैं उनकी समझ में आ रहा है कि, और औरतों की भी एक लार्ज सेक्शन की समझ में आ रहा है कि संविधान चला गया तो आज जो हक मिले हुए हैं बराबरी के वो नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच में ना औरत के लिए जगह है, ना दलित के लिए, ना मुस्लिम के लिए, ना अदर माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये मैसेज जमीन तक, घर घर तक पहुंचा है, ये मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत करने की जरूरत थी और अब भी है, उसमें अभी कसर है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये लड़ाई जो है ये आम नागरिकों और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, और जितने भी आम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन संसद में आएगा उसकी लड़ाई नहीं है, कौन सी पार्टी का सरकार बनेगी। ये लड़ाई इस बात की है कि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो सर जी उठा के जी सकेगा या नहीं, उसके बेटे को नौकरी मिलेगी या नहीं, उसके आने वाला जो नौजवान बेटा या बेटी है उसके हाथ में तलवार दी जाएगी या किताब दी जाएगी और डिग्री दी जाएगी। ये इन दोनों सोचों की लड़ाई। तो अगर ये चाहते हैं लोग कि उनके जो बच्चे हैं, खासतौर से जो लड़के हैं, वो हाथ में तलवारें लेके और सड़क पे निकलें और दंगे करें, तो जरूर वोट दें, जरूर मोदी को वोट दें और जरूर बीजेपी को वोट दें। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के शरीफ इंसान बने और इस देश की तरक्की में उनका कुछ योगदान हो, तो फिर इनके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। जो भी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट खड़ा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आज की तारीख में ये झिझकने का टाइम नहीं है कि हम कैसे कहेंगे किसको वोट दो। ये हिंदुस्तान के एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये देश बचेगा या नहीं बचेगा, ये देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं, हमारा संविधान बचेगा या नहीं। इस वक्त वो शर्माने की, डरने की, डर के अगर आप घर पे बैठ जाएंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, ये वापस लौट, अगर आप डर के घर बैठ गए तो यही वापस लौट के आएंगे, क्योंकि आधे लोग बैठ जाएंगे, वोट नहीं देंगे। घर से निकलना है। अगर भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे ना चढ़ा होता तो शायद हम यहाँ बैठ के आपस में बातचीत भी ना कर पाते, अभी गुलाम ही रह जाते। तो ये वक्त डरने का नहीं है कि हमें मार देंगे, हमारे ऊपर केस कर देंगे, हमारे घर में कुछ कर देंगे। इस वक्त डट के लड़ने का वक्त है। मैम, गुजरात जहां से आप तमाम चीजें जिसका जिक्र अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप जिक्र भी कर रही हैं और तमाम चीजें बता रही हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर उसे देखा गया और कहा गया कि एक सेट किया गया फार्मूला जिसके तहत बीजेपी ने उसी फार्मूले को अलग अलग स्टेट्स में उसे फैलाने की कोशिश की है। राम मंदिर का जब तमाम उद्घाटन और तमाम कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक वेव बन जाएगी बीजेपी के लिए और इसके जरिए वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन लगा ये कि पूरे राम मंदिर का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद जब महीना बीता तो वो वेव कहीं नजर नहीं आई। क्या आम जनमानस में, आम लोगों में बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, क्या ये इश्यूज अब अंदर से आ रहे हैं? नहीं तो एक पूरा प्रोग्राम था, पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम को हाइप देनी है और किस तरह से इसे चुनाव तक मोमेंटम बनाकर रखना है। गुजरात में आप गई, क्या वहां अभी भी महंगाई, रोजगार, शिक्षा जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बात अब भी नहीं हो रही है? क्या वो अभी भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देख सकते हैं हम, या वहां पर जो हलचल है वो ही एक डर बन गया है बीजेपी के भीतर? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में गुजरात में भी जिनको टिकट दिया बीजेपी ने, उन्होंने टिकट या तो वापस करे या उनके खिलाफ एक तरह से बगावत गुजरात में देखने को मिली, जो अब तक गुजरात में देखने को नहीं मिली थी। देखिए, गुजरात में बहुत अनरेस्ट है और अभी तो कम्युनिटी वाइज भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा, इनके जो गुजरात के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे रूपाला, उनके खिलाफ तो लाखों के वहां पे प्रोसेशंस निकल गए और बहुत हंगामा हुआ। दूसरी तरफ पाटीदार भी बहुत नाराज हैं, जो पटेल कम्युनिटी है। तो और जो आम नागरिक है, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि मैं 15, 20, 25% जो इनका अंधभक्त है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसकी तो सोचने की जो कुव्वत ही चली गई है। बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, महिलाओं के
ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, घरों में खाना नहीं है। आप जब बड़ी शान से कहते हैं कि हम पता नहीं कितने, शायद 80 करोड़ कहते हैं कि 80 करोड़ को हम राशन फ्री दे रहे हैं, तो भाई अगर आप 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब उस 80 करोड़ को आपने वहां लाके खड़ा कर दिया जहां उनके पास खाने को नहीं है, तभी फ्री राशन देना पड़ रहा है ना। और फ्री राशन देके आप बजाय इसके कि आप नौकरी दें, आप उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसी पोजीशन में ला रहे हैं जहां उनकी अपनी डिग्निटी के ऊपर सवाल आ जाता है। तो गुजरात के अंदर ये सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत जोर से उठ रहे हैं। इसीलिए देखिए, अगर अमित शाह जो वहाँ के जो आईजी रेंज और एसीपी और पीआई और क्राइम ब्रांच के लोग जो सारा प्रेशर डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह का ये सपना है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीते। अगर अमित शाह कंफर्टेबली वहां पे जीत रहे होते, अगर सारी उनके पास सपोर्ट होती, तो कल जो अहमदाबाद में हुआ वो क्यों करना पड़ता? आप एक कॉलेज जाते हैं, आप कॉलेज में बच्चों को बुलाते हैं, 800 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि आपका कल एग्जाम है वाइवा का। जब सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो आप उनको कहते हैं कि अमित शाह की रोड शो में जाना है। वहां स्टूडेंट्स मना करते हैं तो उनको धमकी दी जाती है, उनको कहा जाता है जो नहीं जाएगा उनको इंटरनल एग्जाम में फेल कर देंगे। दूसरे जो स्कूल्स हैं, स्कूल में टीचर्स को कहा जाता है और भेजा जाता है। अगर ऐसा ही आपका सपोर्ट है और ऐसी ही आप, अगर गुजरात की जनता आज भी बिल्कुल कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, तो भाई आपके तो रोड शो में वैसे ही हजारों लोगों को आना पड़ रहा था। आपको कॉलेजेस से क्यों, कभी एक कॉलेज से 800, दूसरे कॉलेज से 500, ऐसे क्यों लोग बुलाने पड़ रहे हैं रोड शो के लिए? तो गुजरात में सवाल उठ रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली उठ रहे हैं। इसीलिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उसमें सारी आईबी एजेंसीज और जो वहाँ की लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी कहलाती है, सब जाके धमका रही है। पॉलिटिकल लीडर्स को भी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको धमका रही है, कम्युनिटी के लीडर्स को धमका रही है। और दूसरी तरफ जितने भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, देखिए एंटी सोशल एलिमेंट क्या है? बिल्डर्स हैं। बिल्डर्स किस तरह से हैं कि हर एक बिल्डर, वो प्रोफेशन ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ वो उसका हफ्ता देके ही पुलिस वालों को वो उनकी बिल्डिंग्स बनती हैं। वहां पे शराब बंद है लेकिन शराब तो फोन पे आती है, तो जो शराब का धंधा कर रहा है वो भी पुलिस वाले को हफ्ता देके ही कर रहा है। तो वहां पे जो पीआई है वो सबको जानता है कौन कौन है, जो एसीपी है, कि कौन शराब का धंधा कर रहा है। इन सबको बुला के बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको ये इंश्योर करना है कि लोग वोटिंग को ना निकले। 2019 में भी यही हुआ था। जोहापुरा में कितने ही बूथ्स थे जहां बाहर टेबल लगा के बैठते हैं, तो ये पूरा गुंडों की टोली आई विद पुलिस साथ में थी, और टेबल्स को यूं उठा के और खींच के, सारी जो मतदार यादी कहलाती है उनको खींच के सब ले गए, हंगामा कर दिया। उसके बाद डर के माहौल में बाकी लोग निकले नहीं वोट करने को। जो आपने अभी रामपुर का या कैराना का जो आपने किस्सा बताया, तो वही कोशिश हो रही है कि ऐसा माहौल बना दे कि लोग वोट करने ही ना निकले। आपको पता है इस पॉकेट में ऑपोजिशन को वोट जाना है, तो वहां किसी को बीएसपी से खड़ा करा दो, किसी को इंडिपेंडेंट से, वो वोट काटे, बाकियों को डरा दो। बाकी जो लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, मेरे पास ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, मैं उनको शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो हाल है उसमें उन लोगों के ऊपर फिर और दबाव आएगा। लेकिन बाकायदा धमकी आ रही है। बिल्कुल, ये जो पूरा माहौल है, दरअसल चुनाव आयोग को अब पूरी तरह से सामने आकर इस बात को देखना चाहिए कि जिन चीजों की कंप्लेंट सोशल मीडिया से लेकर उनके ईमेल तक पहुंच गई है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। शबनम मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो गंभीर सवाल है और जिन सवालों का जिक्र आप कर रही हैं, वो सवाल इस देश के हर उस नागरिक के जहन में जरूर है जो ये सोचता है, ये समझता है कि ये वतन उसका है और इस वतन में रहते हुए उसे तरक्की करनी है, तो वो भी सोचेगा और समझेगा कि दरअसल ये संविधान बचे तो बचे कैसे। और इस संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और इसकी जिम्मेदारी अगर चुनाव आयोग के ऊपर है तो फिर पूरी निष्पक्षता दिखानी भी चाहिए, कुछ मर्यादा के साथ इस बात को तय करना चाहिए कि निष्पक्षता के मायने कहीं धूमिल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया मैम। जी शुक्रिया।